गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप। तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने पहली मीटिंग ली है मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप की। तो इस मीटिंग में कुछ हाइलाइट्स जो हैं वो उन्होंने एक तरह से मेंशन किए हैं। तो उन्होंने बोला है कि इंडियन ओशन वैसे तो ओशन ऑफ पीस रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत कॉम्पिटिटिव बनता जा रहा है। यहाँ पर जो है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो सकते हैं, तो उसके लिए इंडिया को विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने बोला है कि सिक्योरिटी जो हमारी हाई सीज़ की है और इंडिया की जो इकोनॉमिक वेलबींग है वो आपस में ही इंटरलिंक्ड है। जितना इंडिया डेवलप होगा उतनी ही ज़्यादा इंडिया की वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, और उतनी ही ज़्यादा सिक्योरिटी की हमको ज़रूरत पड़ेगी मैरीटाइम डोमेन में। इंडिया जो है वो उस लेवल की पावर नहीं बन पाएगा अगर वो जब तक एक अपना स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम सिस्टम जो है वो क्रिएट नहीं कर लेता। फिर उन्होंने बोला कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है और जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, लैंड बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसमें फ़र्क ये है कि जो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स होते हैं, जो सी के बॉर्डर के सी के डिस्प्यूट होते हैं, वो आपके इंटरनेशनल नॉर्म्स और लॉज के थ्रू ही रिजॉल्व किए जा सकते हैं। जबकि जो लैंड डिस्प्यूट है आपस में दो कंट्रीज़ बायलैटरल रिलेशनशिप के थ्रू जो है उसको रिजॉल्व कर सकती है। ठीक है। तो अगर आपके इंटर वाटर में कोई डिस्प्यूट आ गया, कोई सी पे डिस्प्यूट है, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल नॉर्म्स बने हुए हैं, उसके लिए लॉज हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन लैंड डिस्प्यूट जो है वो आपस में, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, ये आपस में उन डिस्प्यूट्स के लिए अलग अलग मैकेनिज्म से उनको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? तो इसको नवंबर 2021 में बनाया गया और एम ये है कि हम अच्छा कोऑर्डिनेशन कर पाएँ। जितनी भी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं और मिनिस्ट्रीज़ हैं कंट्री में, उन सब के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन करने के लिए इसको बनाया गया है। ये डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीएट के अंडर काम करती है। इवन जो है हमने फरवरी 2022 में जी अशोक कुमार जी को इंडिया का पहला कोऑर्डिनेटर बनाया, MEMSG का। और ये जो हैं इनको हम नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। इनके पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी एजेंसीज़ की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिविल इश्यूज़ में काम कर रही हैं उनकी कोऑर्डिनेशन आपस में करवाएं। ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं हमारी गवर्नमेंट के ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन। ठीक है। फिर एक इसका रोल क्या है, MSG का रोल क्या है कि एक स्टैंडिंग और इफेक्टिव मैकेनिज्म बना के दे ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके आपस में सारी मैरीटाइम सिक्योरिटी की एजेंसीज़ का, चाहे वो कोस्टल हो चाहे वो ऑफशोर सिक्योरिटी देख रही हो। फिर अगर कोई मैरीटाइम कंटिंजेंसी, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उसको एड्रेस करने का काम भी जो है ये मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप ही कर देगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उद्यमी भारत प्रोग्राम। तो PM मोदी जो है उन्होंने अभी उद्यमी भारत प्रोग्राम को एड्रेस किया है, तो कुछ स्कीम्स वहाँ पर और प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो पहला तो है आपका रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम। तो ये जो है स्कीम आपकी ऑलरेडी न्यूज़ में चल रही थी, ऑलरेडी पहले ही लॉन्च्ड है। इसके बारे में सारी डिटेल्स हमने पहले डिस्कस किए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर स्कीम। फिर जो है उन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 8 सालों में 650% बजट जो है वो MSME सेक्टर का बढ़ाया है। एक सेल्फ रिलायंट फंड भी गवर्नमेंट ने तैयार किया है 50,000 करोड़ का, ताकि जो है MSMEs जो है वो आपस में एक तरह से सेल्फ रिलायंट बन सके। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि MSMEs जो है उनको अपने आप को GEM, जो आपका गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल है, उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की जो गुड्स की डिमांड है वो ये MSME सेक्टर पूरा कर सके। फिर गवर्नमेंट ने बोला है, रादर PM ने बोला है कि जो भी 200 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर्स होंगे जो गवर्नमेंट ने देने होंगे, उसके लिए हम इंटरनेशनल टेंडर नहीं निकाला करेंगे। अब हम ये प्रेफर करा करेंगे कि जो MSMEs हैं वो ही हमको 200 करोड़ रुपए तक के अगर कोई ऑर्डर है तो वो बनाकर दें। ठीक है। फिर इमरजेंसी क्रेडिट लाइंस गारंटी स्कीम भी निकाली गई, जिसके अंदर 3.5 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने MSME सेक्टर के लिए क्रेडिट ईयर मार्क किया। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो है उन्होंने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 को जो है वो लॉन्च किया है। अब इसके अंदर कहा गया है कि 7 स्टेट्स जो है वो टॉप अचीवर्स बनी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एटसेट्रा, ये सब जो है अचीवर्स की कैटेगरी में आई हैं। जबकि असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरला, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल जो है वो एस्पायरर्स की कैटेगरी में आई हैं। ठीक है।
फिर अब जो है अलग अलग ये अंडमान निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, ये सब एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स की कैटेगरी में आए हैं। तो अब ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है क्या, ये क्या क्या कैटेगरीज दे रहे हैं हम, क्यों कैटेगरीज दे रहे हैं? तो एक्चुअली 2015 में इसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा, ताकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की जा सके और उसके साथ मिलकर जो है हमारे BR जो ब्रैप के अंदर एक तरह से रिफॉर्म्स रिकमेंड किए सारी स्टेट्स और यूटीज़ को कि आप इन फील्ड्स में रिफॉर्म्स करो। उसके बेसिस पर हम आपको कैटेगरीज देंगे कि आप जो सबसे अच्छे अचीवर हैं उनको टॉप अचीवर, फिर अचीवर्स कैटेगरी, और फिर एस्पायरर जो अभी एस्पायर कर रहे हैं, फिर एमर्जिंग जो हैं उनको कैटेगरीज दी जा रही हैं। और क्या कौन कौन से फील्ड में रिफॉर्म्स करने को कहे, लेबर रेगुलेशन में, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में, इंस्पेक्शन में, सिंगल विंडो सिस्टम में। तो जिन जिन स्टेट्स ने इसमें अच्छे रिफॉर्म किए हैं वो टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आ चुकी हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था अभी इस बार प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इंडिया ने जो है रादर NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना में लॉन्च कर दिया है, उसको कमीशन कर दिया है एक तरह से। और ये 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और NTPC ने टारगेट रखा है कि 2032 से पहले पहले वो 60 गीगावाट्स की रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो बनाएंगे कंट्री में। तो ये टोटली कमर्शियली ऑपरेटेड होगा फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी जो है, सोलर प्लांट जो है ये आपका। और ये इसके ऐड होने के बाद अब जो कमर्शियल कैपेसिटी है साउथ सदर्न रीजन में वो 217 मेगावाट बढ़ चुकी है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट जो है 500 एकड़ जो है फैला हुआ है रिजर्वायर के ऊपर। और क्योंकि ये पानी के ऊपर बना है तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं। पानी के ऊपर आप सोलर सेल्स लगा देते हो, आप सोलर पावर प्रोजेक्ट बना देते हो, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। जैसे तो पहली बात तो ये है कि लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि आपकी तो रिजर्वायर में से पानी वैसे ही जा रहा है, तो आप उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लगाया हुआ तो वो वेस्ट जा रहा है। अगर आप उसके ऊपर सोलर पावर ये लगा देते हो, PV प्रोजेक्ट्स लगा देते हो, तो उससे क्या होता है कि लैंड की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। अदरवाइज़ जो आपको इतना लैंड लेके आपको सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना पड़ता, आपने एक अच्छा फैसला लेके उसके ऊपर ही लगा दिया उसको। और उससे क्या होगा कि आपकी वाटर बॉडी से जो इवेपोरेशन हो रही है अदरवाइज़ जो धूप पड़ने से, वो नहीं होगी, कम होगी, ठीक है। फिर जब वाटर बॉडी जो नीचे जो इस सोलर मॉड्यूल्स के जो नीचे वाटर बॉडी है वो एक कूलिंग इफेक्ट भी देती है, तो उससे जो है सोलर मॉड्यूल्स का जो है फंक्शनिंग और अच्छी हो जाती है, उनसे एफिशिएंसी और जनरेशन और अच्छी हो जाती है। तो अब इससे होगा क्या कि इतने बड़ा एक तर्ज पे जब हमने सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया है तो उससे हम 1,65,000 टन्स जो है कोल कंजम्पशन हमें कम करनी पड़ेगी, जो अदरवाइज़ हमको अगर 100 मेगावाट्स करनी पड़ती, तो उससे हमको 100 मेगावाट बनाने के लिए जितनी कोल कंजम्पशन करनी पड़ती साल में, तो वो 1,65,000 जो है टन वो हमको कम करनी पड़ेगी। उससे हमारी CO2 एमिशंस जो है वो 2,10,000 टन पर ईयर जो है वो बच जाएंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है GSEC यील्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स। तो ये एक टॉपिक भी आपका इस बार प्रीलिम्स एग्जाम में आया था, बॉन्ड यील्ड्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड यील्ड्स। तो ये आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर ही क्वेश्चन आया था। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक हम जो भी कोई बोरोअर है वो अगर लेंडर से पैसे ले रहा है तो उसको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, आपको पता होगा कि आप किसी से पैसा लेते हो तो आपको उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो आपको पैसा क्यों देगा। तो जितना ज़्यादा लंबे टाइम का आप पैसा लोगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। आप 10 साल का पैसा लोगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्सन को 10 साल बाद पैसे मिलने हैं। तो अब इसमें GSEC का क्या रोल है तो हम देखते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो उससे क्या है कि जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स के ऊपर जो है वो शार्प राइज देखने को मिला है पिछले 3 महीने में, तो शायद गवर्नमेंट लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट पे भी जो है वो रेट को बढ़ाएगी, ठीक है। तो अब ये जो अब हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, या फिर जिसको आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कह सकते हो। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे गवर्नमेंट पैसा आपसे बोरो करती है। जब आपसे पैसा बोरो कर रही है तो आपसे जो है वो आपको इंटरेस्ट भी देगी, ठीक है, जिसको आप यील्ड कह सकते हो। लेकिन ये यील्ड फ्लक्चुएटिंग है, ऐसा नहीं है कि फिक्स यील्ड है आपके लिए, डिपेंड करता है
कि मार्केट सिचुएशन कैसी है, तो उसके ऊपर ही फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना इसलिए लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि गवर्नमेंट ही आपके पैसे मार ली है, गवर्नमेंट ही डिफ़ॉल्ट पे हो जाएगी। तो उसके लिए जो है ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क होता है इन्वेस्ट करना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये जी सेक यील्ड्स जो कि आपका जो कमाई है, एक तरह से आप इसको कह सकते हो कमाई, इंटरेस्ट भी कह सकते हो, बट इंटरेस्ट से बेटर वर्ड ये है कि आपको उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कमाई कितनी हुई है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की एक फेस वैल्यू होती है, एक कूपन पेमेंट होती है और उसका प्राइस होता है। अब फेस वैल्यू समझ लो कि 100 रुपीज़ है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने सोचा कि हम 100 रुपीज़ में जो है आपसे बोरो करेंगे, आपको 100 रुपीज़ जो है हमारी इस बॉन्ड की फेस वैल्यू है। और कूपन पेमेंट है 5, ये एग्जांपल ले लेते हैं, चलो बहुत अच्छा एग्जांपल है। कूपन पेमेंट है 5 रुपये और प्राइस जो है वो तो डिटर्मिन होगा कि जब वो बॉन्ड लॉन्च होगा, ठीक है, मार्केट प्राइस पे डिटर्मिन होता है। तो अगर तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट एग्जांपल ये लेते हैं कि अभी सिर्फ पूरी कंट्री में सिर्फ एक बायर है जो गवर्नमेंट बॉन्ड को ख़रीदना चाहता है। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस किया है कि आप मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको कूपन पेमेंट मतलब 5 रुपये, तो हर साल 5-5 रुपये दूंगी, गवर्नमेंट ने बोला है, और 10 साल बाद मैं आपके वो 100 रुपये भी चुका दूंगी। तो आपकी इसमें यील्ड जो आपकी कमाई है वो कितनी बन रही है, 5%, है ना। आपको हर साल 5-5-5% मिलते जा रहे हैं और 100 रुपये जो आपके एंड में बन रहे थे वो आपको 100 रुपये मिल रहे हैं। तो आपकी 5% पर ईयर की यील्ड बन रही है इसमें। लेकिन ऐसी सिचुएशन तो एक तरह से आइडियल सिचुएशन है ना। आइडियल सिचुएशन ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रहा है। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि 2 लोग गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदें। तो उस केस में क्या होगा कि वैसे फेस वैल्यू तो 100 रुपये है गवर्नमेंट बॉन्ड की, लेकिन क्योंकि एक बॉन्ड को 2 लोग खरीद रहे हैं तो एक तरह से आपस में वो compete कर रहे हैं, तो कंपेटिटिव बिडिंग हो गई। तो उससे होगा क्या कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो है वो बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, तुम तो 2 लोग मुझसे खरीदना चाहते हो, तो मैं तुमसे 100 रुपये में तुम्हें क्यों खरीदूँ, मैं तुमसे 100 रुपये नहीं लूँगी, मुझे जो ज़्यादा ऑफ़र करेगा मैं उसको वो ये बॉन्ड दूंगी, ठीक है। तो एक पर्सन बोलेगा कि मैं आपको 105 रुपये देने को तैयार हूँ अगर आप मुझे 5% हर साल इंटरेस्ट दोगे 10 साल तक। तो उससे हुआ क्या कि जो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है वो बढ़कर 105 रुपये हो गया, है ना। अब 105 रुपये जब आपका प्राइस बॉन्ड का हो गया है तो आपको 5% ही मिल रही है। आपको तो कूपन पेमेंट जो है, जो आप जिसको आप इंटरेस्ट कह सकते हो, वो तो आपको 5% ही, 5 रुपये ही मिल रहा है। तो इससे इफेक्टिवली क्या फ़र्क पड़ा कि आपकी यील्ड फॉल हो गई। आपको पहले 100 रुपये पर 5 रुपये मिल रहे थे हर साल, तो मतलब 5% आपकी कमाई हो रही थी। लेकिन अब आपने 105 में ख़रीदा है बॉन्ड, तो आपको फिर भी 5 रुपये मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5/105 इंटू 100, 4.76% आपकी यील्ड हो गई है। मतलब 5% से घट होकर 4.76% आपकी यील्ड हो गई है। तो यील्ड जैसा मैं आपको समझाया है, आसान भाषा में समझने के लिए आप उसे कमाई सोच सकते हो। अब ये सोचो कि 3 लोग जो हैं वो जब गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाला तो 3 लोग तैयार हो गए उस बॉन्ड को ख़रीदने के लिए। तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो बॉन्ड का प्राइस है वो बढ़कर 110 हो जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि मैं तो आपको 100 रुपये में भी नहीं दूंगी, ना ही मैं आपको 105 में दूंगी। जो मुझे 110 रुपये देगा मैं उसको ही ये जो है गवर्नमेंट बॉन्ड दूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को दिख रहा है कि 3 लोग उसके बॉन्ड को खरीदने को तैयार बैठे हैं। तो उससे क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गया बॉन्ड का। फेस वैल्यू तो 100 रुपये थी, जो 100 रुपये का बॉन्ड था उसका बढ़कर प्राइस जो है वो 110 रुपये हो गया। और जो है अब उससे यील्ड और नीचे गिर जाएगी, आपकी कमाई और नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने 110 रुपये खर्च करके आप 5 रुपये कमा रहे हो। तो एक तरह से 5/110 इंटू 100 आपकी 4.54% जो है वो आपकी कमाई हो रही है, जिसको आप यील्ड कह सकते हो, ठीक है। अब इससे आपको क्या पता लग रहा है, कुछ जो आपके अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये बेसिक्स तो आपको समझ आ गए, लेकिन अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कोई स्टेटमेंट दी होगी तो आपको कैसे समझना है। तो जी सेक की जो है आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो है यील्ड जो है वो अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लैंडर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जो है वो ज़्यादा अपना फोकस रख रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट को लोग ज़्यादा लैंड करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब बायर्स जो हैं गवर्नमेंट बॉन्ड के वो कम हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को जो है उसका प्राइस जो है बॉन्ड का गवर्नमेंट को
फेस वैल्यू या इवन डिस्काउंट पर भी देना पड़ रहा है। अगर समझ लो जो गवर्नमेंट ने फेस वैल्यू 100 रुपये की वैल्यू पे बॉन्ड निकाला है और उसको खरीदने वाले ही कम हो, गवर्नमेंट लोग जो है वो ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को तो पैसे उठाने हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि मेरे से तो कोई पैसे लेने नहीं चाहता, तो गवर्नमेंट जो है हो सकता है कि वो 100 रुपये में ही बेचे, या फिर ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो 100 रुपये का बॉन्ड, गवर्नमेंट कहेगी कि मैं 10 साल बाद आपको 100 रुपये दूंगी, लेकिन आप मुझे अभी 95 रुपये दो। मतलब आपके जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन जो प्राइस है बॉन्ड का वो कम हो गया है, 95 रुपीज़ हो गया है, और फिर भी आपको 5% मिल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी कमाई बढ़ गई है कि 5/95 जो है वो हो गया आपका इंटू 100, तो उससे आपका जी सेक की जो यील्ड है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो इससे हमें ये क्या पता लगता है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करने से रिस्क होगा तो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट को जो है वो कम प्राइस पर बेचना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट जो है आपके यील्ड्स बढ़ गए हैं, मतलब गवर्नमेंट की आपकी यील्ड बढ़ रही है, तो जो है लैंडिंग जो है वो गवर्नमेंट के लिए, लैंडिंग टू द गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा रिस्की हो गया। ठीक है, तभी आपको ज़्यादा आपकी कमाई ज़्यादा क्यों हो पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई लैंड करने को तैयार नहीं है। आप दे रहे हो गवर्नमेंट को, एहसान कर रहे हो, तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और आपको कम प्राइस पर वो बॉन्ड मिल गया। लेकिन उल्टा भी हो सकता है ना, सिचुएशन ऐसी, ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन रहती है कि बहुत से लोग जो है गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। गवर्नमेंट के फाइनेंसिस वगैरह अगर जैसे खासकर इंडिया का देखें, तो गवर्नमेंट के अगर फाइनेंसिस ठीक हैं तो जो बॉन्ड प्राइजेज़ हैं वो जो है बढ़ जाते हैं। अब अगर बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाएं, मतलब वही बात सिचुएशन हो गई कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपका बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, और जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो है यील्ड जो है उनको जो कमाई होगी वो तो 5% के हिसाब से होगी, लेकिन उन्होंने पैसा ज़्यादा खर्च किया है तो उनकी यील्ड कम हो जाती है। तो आपको क्या समझ आ रहा है इससे कि अगर बॉन्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आपकी यील्ड कम हो रही है, और अगर आपके बॉन्ड प्राइसेस कम हो रहे हैं तो आपकी यील्ड बढ़ रही है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी सिचुएशन हो गई है कि बॉन्ड प्राइसेस अगर बढ़ गए हैं तो आपकी यील्ड कम हो गई है। ठीक है, तो अभी अब हमने समझा ना, 100 रुपये से जब 110 रुपये पर जा रहा था बॉन्ड, तो आपकी यील्ड या आपकी कमाई जो है वो कम होकर 4.76% आ गई थी। तो इसमें एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इससे आपको समझ आ सकता है कि अगर गवर्नमेंट की यील्ड के जो है वो बढ़ रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, तो इसका मतलब आपके जो प्राइजेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसी से ही समझ आ रहा होगा। जैसे अभी ये सिचुएशन क्या चल रही है कि जो है गवर्नमेंट कि यील्ड इस टाइम पर पिछले 3 महीनों में बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड के प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो अगर आपको बेचना होगा किसी को तो आप उसको कम रेट पर बेचोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एक्सटर्नल डेट। तो इंडिया के एक्सटर्नल डेट से रिलेटेड कुछ आंकड़े जो हैं वो यहाँ पर सामने आए हैं। आप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा। तो इस बार इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो $620.7 बिलियन पहुंच गया है एंड ऑफ मार्च 2022। तो अब इसमें ट्रेंड ये देखने की ज़रूरत है कि ये पिछले साल के मुताबिक एक इंक्रीज़ है $47.1 बिलियन का। और ये $47.1 बिलियन का इंक्रीज़ हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी तो हमने इसके अंदर एप्रिसिएशन ऑफ यूएस डॉलर या फिर जो वैल्यूएशन ऑफ करेंसीज़ को जो है वो वो है फैक्टर इन नहीं किया है। अगर हम उसको भी जो है आपके वैल्यूएशन इफेक्ट को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, तो एक्सटर्नल डेट जो है वो एक्चुअली में $47.1 बिलियन नहीं बल्कि $11.7 बिलियन एक्स्ट्रा, मतलब $58.8 बिलियन बढ़ गया है। ठीक है, सो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो डिक्लाइन हुई है, 19.9% पर पहुंच गई है। लॉन्ग टर्म डेट जो है वो आपका $499.1 बिलियन पहुंचा है, जो आपका 26.5 बिलियन इंक्रीज दिखा रहा है। आपके जो शॉर्ट टर्म डेट से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो आपकी रेशियो है वो भी इंक्रीज़ हुई है, तो आपका एक तरह से शॉर्ट टर्म डेट भी बढ़ा है। और जो नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, जो इंडिया के लोग नहीं हैं और उन्होंने जो पैसा इंडिया को दिया हुआ है उसके ऊपर भी इंक्रीज़ देखने को मिला है, वो भी मतलब वो $5.6 बिलियन हो चुका है। तो ये कुछ बेसिक से आंकड़े हैं। आपको ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि एक्सटर्नल डेट जो है वो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही जो है वो इंडिया में बढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आषाढ़ी बीज। पीएम मोदी जो है उन्होंने आषाढ़ी बीज के ओकेजन पर लोगों को, कच्छ न्यू ईयर जिसको आप कह सकते हो, उस पर लोगों को जो है वो ग्रीट किया है। तो ये आपके सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष को जो है मनाया जाता है आषाढ़ मंथ में।
कच्छ वाला जो रीजन है आपका गुजरात का, वहाँ पर इसको कच्छ का जो है ये न्यू ईयर होता है। तो आषाढ़ी बीज जो है वो आपके सेलिब्रेशन ऑफ रेन्स है। इस दिन जो है आपके फार्मर्स जो हैं वो मॉइस्चर देखते हैं एटमॉस्फेयर में और उसके बेसिस पर प्रोडिक्शन देते हैं कि कौन सी जो है क्रॉप इस टाइम पर जो है मानसून सीजन में सबसे अच्छा जो है परफॉर्म करेगी। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is multi-agency maritime security group. So National Security Advisor Ajit Doval has recently participated in the first meeting of multi-agency maritime security group, and during his address to this meeting, he has said that Indian Ocean has been an ocean of peace, but it is gradually becoming competitive. Because of that, there is a potential that we may witness a clash of interest. So it is a signal to China that China is increasing its activities in the Indian Ocean. So there is a potential that we may see a clash of interest between the countries in the ocean, Indian Ocean. So he has also outlined that security at high seas and the economic well-being of the country is generally inextricably linked. So he also said that the more India is going to develop, the greater would be its vulnerability. So, like I generally give example to explain this statement, that if you have $1 billion, you also risk losing $1 billion. If I have 1 lakh rupees, I only risk losing 1 lakh rupees. So the greater the asset you have, the greater will be your vulnerability. Okay, so India. He said that India will not be able to become the power that it deserves to become unless or until it becomes a very strong it has a very strong maritime system. So he has also said that disputes in the sea are resolved through international norms and laws, whereas the land disputes are bilateral in nature. So this is an important thing to remember, that if you have, let's say, a dispute with China, so your land dispute, if you have a land dispute, then you can resolve it by entering into an agreement with China at a bilateral level. But if you have a dispute with any country at or a maritime dispute, then this bilateral agreement would not suffice, because there are strict international norms and laws to guide that to guide the maritime domain. Okay, so for that purposes, we have created this multi-agency maritime security group, and it was created in November 2021. And the aim is to develop better coordination between maritime security agencies and ministries of the country. So it works directly under the National Security Council Secretariat. And in February 2022, we also appointed G. Ashok Kumar ji as the first coordinator of MAMSG. Okay, so he is also known as the National Maritime Security Coordinator, because he coordinates between all the agencies who are involved in maritime security and maritime civil issues. He is also the principal advisor to the government on maritime security domain. And the role of MAMSG is to provide a standing and effective mechanism to ensure that coordination in all aspects of maritime security exists between different agencies, including the coastal and offshore security agencies. So, in case of any maritime emergency or contingency, this MAMSG would come into picture, and it will give a coordinated. It would give a coordinated response on behalf of the government. So the next topic is Udyami Bharat program. So PM Modi has recently launched several schemes and programs during the Udyami Bharat program in New Delhi, and he has launched this raising and accelerating MSME performance scheme and the capacity building of first time MSME exporter scheme as part of the Prime Minister's employment generation program. He has also said that the government has increased the budget for MSME sector by over 650% in the last 8 years, and he has also said that a self-reliant fund of 50,000 crores will be released for this sector. So he has also requested, or he has also asked the MSMEs to register themselves on government e-marketplace portals, so that government can buy directly the products from MSME sector. He has also said that for the orders of up to 200 crore rupees, the government is will not put up any global tender, and they will be preferring the domestically produced products, and therefore there are opportunities for MSME sector.
The government also created this emergency credit line guarantee scheme in which the government insured 3.5 lakh crore rupees for the MSME sector. So the next topic is business reform action plan. So finance minister has recently released this business reform action plan, uh, 2020, and under this BRAP, 7 states have been identified as top achievers. So Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Punjab, Telangana, and Tamil Nadu are the top achievers in this the business reform action plan. So basically, it is meant to signify how is the status of ease of doing business in our states or UTs. So several states are there in achievers category. Similarly, several states are there in aspirers category, and Andaman Nicobar, Bihar, Chandigarh. So these states are under the emerging business ecosystems category. So what is this BRAP? So BRAP is basically a scheme that was released in 2015, and it is released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, and it is done in partnership with the World Bank Group. So the target of this BRAP is to see how the states or UTs are performing in several fields, so as to provide ease of doing business. So there are several reforms that these states need to do before getting a good rank in this category, this business action reform action plan. So several fields are there, like labor regulation, how the state has performed in contract enforcement, property registration, inspection, or even single window system. So the states which have been so a survey is conducted to see how the states have performed in these various categories, and based upon the survey points, these rankings under the top achievers, aspirers, emerging business ecosystem category, these states are given the particular rank. So next topic is India's largest floating solar power project. So India has recently launched this largest floating solar power project, and it has been launched by the National Thermal Power Corporation. It's a 100 megawatt solar power project in Ramagundam, that is in Telangana. It has been built on a reservoir. So NTPC has also said that it has a target to install about 60 gigawatts of renewable energy by the year 2032. So once this has been operationalized, the total commercial total solar power capacity in the southern region in India has risen to 217 megawatts. So the project has spread over almost 500 acres of the reservoir. So what are the benefits of installing a solar power project on a reservoir or a water body? So of course you're not requiring any particular land. So you are just using the otherwise available space of a reservoir or a land or a water body, and you're covering it with solar modules. So you do not actually need any separate land. So there is minimum land requirement. Similarly, if you have installed these solar panels on the water body, you are uh, bringing down the evaporation rate from the water bodies. Also, because there is a water body underneath these solar modules, so they maintain their the ambient temperature, and that's why the efficiency and generation of power from these solar modules is also affected in, of course, a positive direction. Because you are producing this much amount, almost 217 megawatts of solar energy in the southern direction, in the southern area. But these stats are particularly for this particular project of 100 megawatts. So why? Because you have installed this 100 megawatts in solar energy, you are preventing almost 1,65,000 tons of coal, which was otherwise to be used to produce a similar amount of electricity. You have also saved almost 2,10,000 tons of CO2 emissions per year because of this project. So the next topic is GSEC yields. So GSEC yields we have discussed through an example. So you know that whenever there is a borrower who is seeking funds or who is trying to borrow funds from the lender would not give funds to the borrower unless, of course, there is an interest rate. Okay, so why this government securities have come into picture?
because the people were expecting that the government would change the small savings instrument interest rate recently, because for this July September quarter at least, because the uh, government bonds have the yields have, or the interest rates on government bonds have increased, or rather the yields have increased over government bonds. So how these government yields are linked with the price of the bond, let us see that also. Okay, so generally you know that there is a basic assumption that the government bonds are the safest investment, because we think that the government is not going to default, the government will not run out of money. Okay, but how would we calculate these GSEC yields? So let's learn with an example. So the government says that there is just one person in the country, and that one person is trying to buy this government bond. So government says that we want to borrow 100 rupees from you, and we are going to pay you back it after 10 years. These 100 rupees, we will pay you back these 100 rupees after 10 years, but during these periods of 10 years we will be going to pay you 5 rupees per year. Okay, so the government wanted to pay 100 rupees after 10 years. So the face value becomes 100 rupees, and how much the lender is giving to the government, the price will determine the price of the bond, that is also 100 rupees. And government is giving you 5% interest per year, so you are your coupon payment is 5 rupees only. Okay, so this is an ideal situation where the face value and the price of the bond are same, because there is just one person who is trying to buy the bond. But this is not the scenario, because there are multiple people who are trying to buy the government bonds. So what happens is that if the people, more and more people, because government is otherwise performing well, but it is borrowing money for it for a purpose. So if government has brought a government bond, and let's suppose that there are two people who want to buy this one government bond. So there will be competitive bidding. Government will see that two people are interested in their government bonds, so the price of the bond may rise. Okay, so government will give you 100 rupees after 10 years, but only if you give them 105 rupees today. Okay, so the face value may be 100 rupees, but the price of the bond has increased because there are multiple people who are interested in the government bonds. And of course the coupon rate would remain same, 5%. But what has happened here is that earlier you were buying the government bond for 100 rupees, and you were getting 5 rupees per year. So your interest rate was your government your yield was 5%. Yield means you're earning from that bond. Okay, so in simple terms you can say that government bond yield is basically you're earning from that bond. Okay, so let's suppose now the government will because you have purchased because there are multiple people involved now, so you are purchasing that bond at 105 rupees. So what has happened here is that you have purchased the bond at 105 rupees. You are going to get only 100 rupees after 10 years, and between the period of this 10 years you are going to get 5% 5 rupees as the payment per year. So basically your interest rate or your interest rate has remained same, but your earning from that bond has decreased, because now you have done is you have paid 105 rupees, but you are getting 5 rupees per annum. So your yield has basically shrunk. Why? Because 5 divided by 105 into 100 rupees is 4.76%. So similarly, if there are more and more people, let's suppose now there is third person also who wants to buy this bond. So government would say, okay, we will give you 100 rupees after 10 years, but now the price is, because the market wants our bond, the market is willing to buy our bonds. So now the price of this 100 rupee face value bond is now 110 rupees. So people are still going to buy it. So now people have bought this bond at 110 rupees, and this has led to even further shrink of your earnings or your government bond yield. So now you're getting 5 rupees per annum from by giving 110 rupees. So 5 divided by 110 into 100 becomes 4.54%. So your yield is decreasing as the price of the bond is going up. So this is the inverse relationship between the government bond price and the yield. Okay, your earning decreases, simple basic
economics. Your earning decreases when your price of the bond increases. Okay, so what happens is that when there is high risk, when the market the sentiment is that the government may default because the government finances are not very good. Let's suppose like a country like Sri Lanka today issues a bond. Okay, there is a very high risk. So what they would do is the face value of the bond would be 100 rupees. Okay, they are saying that we are going to pay you 100 rupees after 10 years, but today you just pay us only 85 rupees or 90 rupees. So in that case the price has gone down, and your government bond yield will also increase because they are giving you 5% interest per 5 rupees interest per annum. So this would come out to be 5 divided by 80 into 100. So your government bond yield has increased, your income from that bond has increased, because the government there is a risk in this buying this bond. So government has rather brought the price of the bond down, and even the people, if you try to sell that bond to someone else, people would be unwilling to buy it because they know that there is a chance that government may default after the 10 years. So if you have purchased that bond at 85 rupees, there is a possibility that if you try to if you are having a fear that government may default, you would try to sell that bond to someone else. That other someone would say that why would I share, why would I bear the risk? I would only bear the risk if you sell it to me at 75 rupees. Okay, so that person has more risk that government may default. But in case the government pays the bond, the face value of the bond, then the person would receive a 25 rupee 25% extra money, because the government is going to pay you 100 rupees after 10 years, but that person who has purchased bond from you has taken it at the rate of 75 rupees. So for him his earnings would be more. So what has happened here is that the price of the bond has decreased, but the government bond yield has increased for him. Okay, so this is an inverse relationship. Whenever the price of the bond increases, it means that the yield is going to decrease. If the yield has increased, it means that the price of the bond has decreased. Okay, so there is an inverse relationship. So the next topic is external debt. So India's external debt has risen to $620.7 billion at the end of March 2022. You're not going to remember these figures, you just have to see the trend, how the external debt is performing in India. So actually has been an increase of $47.1 billion in our external debt over this over the last over this period of last year. So because the US dollar has appreciated, and we are not we have included the appreciation of the dollar also in this figure of $47.1 billion. So appreciation has happened to the tune of $11.7 billion. Because of this fluctuating prices of the currency, we have suffered a loss of $11.7 billion more, because the US dollar is appreciated. So if we exclude this valuation effect, our external debt would rather be more. So 47.1 plus $11.7 billion comes out to be $58.8 billion. So India's even long-term debt has also been increasing. It has risen to the level of $499.1 billion, which is an increase of $26.5 billion to the level of last year. Similarly, short-term debt is also increasing. Even the net claims of non-residents on India, so the people who are living outside India and they have lent money to someone in India, that claim has also increased to the level of $5.6 billion. So actually, if you see the pattern in all aspects of external debt, either it be long term or short term, or even net non-resident claims, all segments of our external debt is increasing. Okay, so this is the trend that you need to remember. So the next topic is Ashadhi Beach. So PM Modi has recently greeted people on the occasion of Ashadhi Beach, which is the New Year for Kutch people, Kutch region people. So it is celebrated on the second day of Shukla Paksh of Ashadh month. Okay, so it is the New Year of Kutch region, or the Kutchi New Year. And what is done on this very day is that
Ashadi Beej is basically a celebration of rains. So farmers generally check the moisture in the atmosphere, and this helps them to predict which crop would be better for them to in this coming monsoon season. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.